हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12 और विषय भौतिक विज्ञान में दौसा जिले के फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। आप सभी बच्चों से अनुरोध है वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये सभी जिलों के जो अर्धवार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हैं ये बोर्ड परीक्षाओं के फाइनल एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इनको पढ़ करके आप अपना स्वयं का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आप हमें ज़रूर लिखेंगे ये जो पेपर है वो आपको कैसा लगा। इसके अंदर भी आप लोगों के पास पूर्णांक 34 नंबर का और समय जो है वो 2 घंटे 45 मिनट का रखा गया था। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो 8.854 है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। हालांकि मात्रक सब में सेम दे रखा है, इसलिए मात्रक में कोई कन्फ्यूजन नहीं है हमें। और ये जो 10 की पावर है इसके अंदर हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रखना है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है कि 8.854 10 की पावर -12 जो है वो इसकी वैल्यू होती है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से विद्युत विभव की विमा बताइए। विद्युत विभव क्या होता है? सर विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है कार्य बटा आवेश। कार्य की विमा होती है m1L2T-2 और आवेश की विमा होती है AT। तो यहाँ पे जब हम इनको कंक्लूड करेंगे तो m1 आपके पास आएगा, L2 आएगा, T की पावर -3 हमारे पास आने वाला है। m1 L2 T की पावर -3 और बटा में जो एम्पियर है वो भी जब ऊपर आएगा तो A की पावर -1 हो जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। आप सभी बच्चे जो जिन बच्चों ने दौसा जिले में परीक्षाएं दी हैं वो भी यहाँ पे अपना मूल्यांकन करें और आप सभी वीडियो के एंड में हमें ज़रूर लिखें कि 34 नंबर में से आप कितने नंबर का स्कोर कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से ध्रुवीय अणु का उदाहरण क्या है। यानी हमने परावैद्युत पदार्थ पढ़े थे, हमने दो तरह के परावैद्युत पदार्थ पढ़े थे, ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो यहाँ पे हमसे ध्रुवीय अणु के बारे में पूछ रहा है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर HCl जो होता है इसमें हम H+ लिखते हैं और Cl- लिखते हैं। दोनों के अंदर हमारे पास H+ का जो केंद्र होगा और Cl- का जो केंद्र होगा वो अलग अलग होगा। तो इन्हें हम ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है मीटर सेतु का तार किसका बना होता है। मीटर सेतु का तार लोहे का बिल्कुल नहीं होता, तांबे का बिल्कुल नहीं होता, इस्पात और एल्यूमिनियम का नहीं होता है। ये मैग्नीन का हो सकता है, कॉन्स्टेंटन का हो सकता है या फिर यूरेका का हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंटन ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि 1 टेस्ला का मान कितने के बराबर होता है। तो टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है और इसको जब हम CGS मात्रक के अंदर बदलेंगे तो 10 की पावर 4 गाउस होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। छठा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स सर जिसको हम लिखते हैं फाई से और फॉर्मूला होता है B/ds। तो इसको हम लिखते हैं वेबर से। तो वेबर जो है वो हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमें 60 सेंटीमीटर दे रखी है, फोकस दूरी कितनी होगी। हम जानते हैं कि फोकस दूरी सर वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएंगे। बहुत इजी प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। जिन बच्चों की बहुत बेहतरीन तैयारी है वो इन सभी प्रश्नों को एक्यूरेट सही करेंगे। आठवां प्रश्न कह रहा है कि लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के बीच में संबंध लिखिए। तो सर हम जानते हैं कि लेंस क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान बताइए और यदि दिखाया गया एमीटर शून्य प्रतिरोध का है और एक आदर्श एमीटर है। यानी इसमें ये जो एमीटर है इसका प्रतिरोध 0 है, तो इस परिपथ में हमें धारा का मान बताना है। तो आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि इस परिपथ में एक 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और एक 3 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। तो यदि हम V = IR का फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास I की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा V/R और V में हम 3 वोल्ट लिखेंगे, प्रतिरोध में 3 लिखेंगे, 3 में 3 का भाग जाएगा तो 1 एम्पियर जो है वो हमारे पास इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, 1 एम्पियर। 10वां प्रश्न कह रहा है समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। विद्युत क्षेत्र के अंदर ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु के ऊपर विभव का मान समान होता है। इसके नाम से ही हमें पता है कि समविभव पृष्ठ, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र के अंदर होता है। ऐसा पृष्ठ जहाँ पे विभव का मान समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। आगे कह रहा है कि चित्र में दिए गए कार्बन प्रतिरोध का है, इसका प्रतिरोध का मान कितना होगा। एक कलर कोड हमें दे रखा है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास BBROY, BB रॉय। उसके बाद में हम लिखते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ये G है,
उसके बाद में ब्रिटेन, फिर वेरी गुड वाइफ, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमें येलो दे रखा, पीला कलर दे रखा है, यहाँ पे हम 0 से शुरू करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो होती है वो इसको हम बच्चे जनरली क्या करते हैं, इसको 1 से काउंट कर देते हैं। तो 0 1 2 3 एंड 4, तो येलो कलर हमारे पास 4 नंबर पे आता है। इसके बाद में है भूरा, तो नंबर बी जो फर्स्ट बी है वो ब्लैक है और दूसरा बी जो है दैट इज़ ब्राउन, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 41। उसके बाद में दे रखा वॉयलेट, बैंगनी रंग हमें दे रखा, बैंगनी रंग जो है वो हमारे पास यहाँ पे आता है, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद में 5 6 और 7 नंबर पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 7 ओम। तो इतना तो 41 इंटू 10 की पावर 7 ओम हमारे पास इसका प्रतिरोध हो जाएगा। और आगे हमें सुनहरा दे रखा है, तो सुनहरा का जो है वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है और इसकी वैल्यू होती है 5%। तो ये 41 गुना 10 की पावर 7 ओम प्लस माइनस 5% जो है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। 12वां प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाले आवेशित कण के ऊपर लगने वाला लॉरेंज बल का सूत्र बताइए। यदि हमारे पास विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है और उसके अंदर से कोई आवेशित कण गुजर रहा है, गुजरने का मतलब उसमें वेलोसिटी है, तो इसमें लगने वाला जो फोर्स F होगा दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज होता है F इज इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर प्लस एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इन दोनों का जो सम होता है, इन दोनों का जो प्लस होता है दैट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। तो ये हमारे पास आंसर लिखना चाहिए। आगे कह रहा है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम लिखिए। फैराडे का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि यदि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यदि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मेट नहीं है, ये सिद्धांत केवल ये बताता है कि यदि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यदि यहाँ पे दूसरा नियम दिया जाता तो दूसरा नियम हमसे कहता है कि उत्पन्न होने वाला जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। क्लियर है? तो इसमें हमें कोई फॉर्मूला नहीं लिखना, ये हमारा दूसरा नियम है। आगे कह रहा है स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। स्वप्रेरकत्व क्या होता है? मान लीजिए एक कुंडली है, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है, तो जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो पहली कुंडली में से धारा बहने से इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इसके पास में रखी अन्य जो फेरे हैं, लपेटे गए जो तार के फेरे हैं, उनके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यानी कुंडली में खुद में धारा बहने से खुद के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जब खुद के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो लेंज के नियम के अनुसार उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करेगा। तो इसे हम कहते हैं स्वप्रेरकत्व। यानी यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने से उसके अंदर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, इस घटना को हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 15 हमसे कह रहा है कि 9 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 2 पिकोफैरेड धारिता के 3 संधारित्र समांतर क्रम संयोजन में हैं, तो इसकी टोटल धारिता कितनी हो जाएगी? तो सर हम बहुत अच्छे से जानते हैं समांतर क्रम संयोजन के अंदर जो तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास तीनों का प्लस होता है, C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो डायरेक्ट हमें इसकी फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले, उसके बाद में वैल्यू लिखनी है। तो इन तीनों को जब हम योग करेंगे तो 9 और 3 12 और 2 14 पिकोफैरेड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? जब सेल खुले परिपथ में होता है उस समय, यानी जब सेल में से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है, उस समय सेल के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है, सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच का जो विभवांतर है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेलों के श्रेणी संयोजन में कुल विद्युत वाहक बल और कुल आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके लिए आप हमारे चैनल के चैप्टर नंबर 5 की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तब आप लोगों को सेलों का श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन जो है वो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 6 की प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिलेगा सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो 12th क्लास की पूरी फिजिक्स को बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के प्रत्येक चैप्टर के वीडियोज़ अच्छी तरह से पढ़ें। आपको हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। 17वां प्रश्न कह रहा है कि अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा लिखिए। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? जब एक कुंडली के अंदर जब धारा प्रवाहित की जाती है और उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसके पास में रखी किसी दूसरी कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये घटना जो है वो अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। दो समाक्षीय कुंडलियों में अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। दो समाक्षीय कुंडलियां हैं
इनके अंदर उत्पन्न होने वाला अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो है उसका व्यंजक व्युत्पन्न करना है। तो इसका जो आंसर है, दो समाक्षीय कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो है वो हम बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल के चैप्टर नंबर 9 की प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 9 है वो हमें अन्योन्य प्रेरकत्व वाले टॉपिक को समझाता है। तो इसमें जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक L का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आएगा μ0 N1 N2 एरिया अपॉन लंबाई, एरिया अपॉन L। तो ये डेरिवेशन जो है वो आप लोगों को प्रूफ करना है। इसके साथ में अथवा में एक पोर्शन दे रखा है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए, ये भी आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा। इसकी कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल के तात्क्षणिक मान का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, ये भी आपको चैप्टर नंबर 9 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसको भी आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर लें। आगे प्रश्न संख्या 18 हमसे कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, उसके सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। एक अवतल दर्पण है, यहाँ पे एक अवतल दर्पण दे रखा है, इसमें यहाँ पे कोई बिंब रखा हुआ है, इसका जो प्रतिबिंब है वो हमारे सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखता है। यदि बिंब की जो फोकस दूरी है वो 98 सेंटीमीटर है तो बिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? हमें 3 वैल्यू यहाँ पे चाहिए। एक हमें फॉर्मूला चाहिए, v की वैल्यू चाहिए जो कि हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? 100 सेंटीमीटर। ये आने वाले प्रकाश के विपरीत दिशा में है तो माइनस में लिखेंगे। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी f है वो भी हमें माइनस में लेनी है, -98 सेंटीमीटर। u की वैल्यू है जो हमें यहाँ पे निकालनी है। तो u, v और f के बीच में हमें रिलेशन लेना चाहिए, तो इसके लिए हम दर्पण समीकरण लिखेंगे और दर्पण समीकरण होता है 1/f = 1/u + 1/v। और हमें 1/u की वैल्यू निकालनी है तो 1/v जो है वो इसके माइनस में आ जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख पाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 1/u दिस इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/v। यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेंगे तो 1/f में लिखेंगे -98 और ये यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस है और v की वैल्यू माइनस में 100 है तो इसको हम क्या लिख देंगे? प्लस लिख देंगे। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? 9800 हो जाएगा। 98 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारे पास बेटा माइनस का 100 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 98, तो ये हो जाएगी वैल्यू हमारे पास -2/9800। तो जब आप 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना? 4900। कितना हो जाएगा? 4900। ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इतने सेंटीमीटर की दूरी पर, सेंटीमीटर को जब हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू आई है वो आपके पास 1/u की है। तो u की वैल्यू जो है वो 4900 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसको जब अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 49 मीटर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों का तुलना करने का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक परिपथ चित्र बनाइए। तो ये हमारे पास एक विभव मापी है जिसके तार की लंबाई 10 मीटर है। यहाँ पे हम बनाएंगे इसका प्राथमिक परिपथ जिसमें एक सेल लगाएंगे, एक कुंजी लगाएंगे और एक हमें यहाँ पे धारा नियंत्रक लगा देना चाहिए। इसके बाद में जो दूसरा परिपथ है उसमें हमें वो 2 सेल लेने हैं जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है और दोनों का जो पॉजिटिव सिरा है वो हम पॉइंट ए पे जोड़ेंगे और दोनों का जो नेगेटिव सिरा है उसको अपन आगे ले जाएंगे और आगे ले जा करके इन दोनों को हम एक विसर्पी कुंजी की सहायता से जोड़ने के लिए बीच में एक द्विमार्गी कुंजी लगाएंगे और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर जोड़ करके उसके आगे विसर्पी कुंजी लगा देंगे, जे लगा देंगे। इनको नाम डाल देंगे x, y एंड z। इसका नाम हो जाएगा E1, इसका नाम हो जाएगा E2 और प्राथमिक परिपथ में जुड़ा हुआ सेल है वो हो जाएगा EP। तो पहले हम इस E1 के लिए संतुलन लंबाई निकालेंगे तो फॉर्मूला आएगा हमारे पास E1 = विभव प्रवणता इंटू L1। उसके बाद में E2 की वैल्यू आ जाएगी XL2। दोनों को डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। E1/E2 = L1/L2 जो है वो इसकी संतुलन लंबाई का फॉर्मूला आ जाएगा, इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। 20वां प्रश्न कह रहा है बायो सावर्ट का नियम लिखिए। तो बायो सावर्ट का जो नियम है चैप्टर नंबर 7 के वीडियोस में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। वृत्ताकार धारावाही पास के x के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए ये पूरा का पूरा प्रश्न जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 7 की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद में कह रहा है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ये भी आपको चैप्टर नंबर 7 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। और आप लोगों ने बाकी जिलों के पेपर सॉल्व किए होंगे, उसमें भी यही प्रश्न जो है वो इसी तरीके से पूछे गए हैं। तो ये दोनों प्रश्न जो है वो बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 हमसे कह रहा है कि निम्न में से किन्हीं 3 के ऊपर टिप्पणी कीजिए। 5 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से किन्हीं 3 के ऊपर। तो प्रकाश का परावर्तन बहुत अच्छे से हम लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से आकर के किसी चमकीली सरफेस से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जब दूसरे माध्यम में जाते समय अपने पथ से विचलित हो जाती है तो उसे अपन अपवर्तन कहते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जब कोई प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांति कोण से ज़्यादा कोण के ऊपर आपतित होती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो 3 की डेफिनेशन जो है वो हमें लिखना चाहिए। जबकि चैप्टर नंबर 11 के अंदर आपको प्रिज्म का प्रकाश परिक्षेपण और दृष्टि दोष ये सब आपको विस्तार से मिल जाएंगे। पांचों के पांचों टॉपिक जो हैं वो चैप्टर नंबर 11 की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इसके साथ में यहाँ पे खंड डी जो लास्ट खंड दे रखा है जिसमें हमसे 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को रखने पर उस पर लगने वाला जो बल होता है E = F/Q हमारे पास फॉर्मूला आता है। इन्हें अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण x के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये पूरा प्रश्न जो है वो मिल जाएगा। और इसका हमारे पास E बराबर फॉर्मूला आ जाएगा 2kp/r³ का जो डेरिवेशन है वो हमारे पास यहाँ पे इसका रिजल्ट आने वाला है। इसके बाद में अंतिम प्रश्न जो है वो इसके अथवा में दे रखा है। हमारे चैनल के चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे आपको अच्छे से मिल जाएगा। स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस का नियम लिखिए जो कि होता है phi = σ/Q/ε0। किसी बंद प्रश्न में रखे गए टोटल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, उस प्रश्न में से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक समान आवेशित अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर, चादर का मतलब है परत, परत का मतलब है इसमें हम इसे चालक मान करके चलेंगे और चालक मान करके चलेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा E = σ/ε0। क्लियर है? तो ये हमारे पास डेरिवेशन आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। आपको ये पेपर का लेवल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।